Hello everyone, welcome back. So in today's video session we will take some previous year questions based on membrane transport. आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे पूछे गए हैं in CSIR NET exam. So let's take some questions. Okay, so here we have some previous year questions based on transport across the membrane. So the first question is, you can see the first question, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator is known to control the transport of which ion. ठीक है, cystic fibrosis पे पूछा है आपको कि ये किस आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, transport of which ion. So you can answer this question, it's just a very easy question, but you must first know what is CFTR. CFTR क्या है? Basically this is an ABC transporter. So ABC transporter है, ABC super family से belong करता है ये. Okay, so this CFTR is ABC transporter, and this CFTR you also remember one thing certain, because CFTR पे CSIR में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. CFTR जो है ये किस तरीके का ABC ट्रांसपोर्टर है? अनलाइक अदर ABC ट्रांसपोर्टर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम other ABC transporters. So it is different from other ABC transporter. How come? कैसे different है ये बाकी के दूसरे ABC transporters से? Now you first tell me कि ABC transporters क्या होते हैं. हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले वीडियो लेक्चर में कि ABC transporters जो हैं they are involved in the primary active transport. ठीक है, they are involved in primary active transport. जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है इनका वो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट. और क्योंकि इस तरीके का मूवमेंट एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता है, वी नीड एनर्जी. एनर्जी कम्स फ्रॉम ATP हाइड्रोलिसिस. ठीक है, सो ATP हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको यूज़ करके ट्रांसपोर्टर्स जो हैं सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट करते हैं against the concentration gradient. Then how the CFTR is different? The CFTR is different because this CFTR functions as channels. ठीक है, so you have to remember this CFTR function as channel. तो आपसे यही पूछा है कि किस आयन का ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये बेसिकली एक आयन चैनल की तरह काम करता है CFTR, ना कि एक पंप की तरह. ठीक है, ट्रांसपोर्टर है बट ये आयन चैनल ये किस आयन का ट्रांसपोर्ट करता है? क्लोराइड आयन का. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. अभी CSIR में आपसे क्वेश्चन पूछे ABC ट्रांसपोर्टर्स दे वर्क एज ट्रांसपोर्टर्स ओनली और बोथ एज ट्रांसपोर्टर्स एंड चैनल्स. तो ABC ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स की तरह भी काम करते हैं और चैनल्स की तरह भी काम करते हैं. और CFTR इसका नाम सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर क्यों है? बिकॉज इसको सबसे पहले डिस्कवरी तब किया गया था व्हेन द साइंटिस्ट्स वर स्टडिंग अबाउट द सिस्टिक फिब्रोसिस. बेसिकली जो एक जेनेटिक डिजीज है और ये किसकी वजह से होती है? इस CFTR में डिफेक्ट की वजह से या इसकी एब्सेंस की वजह से. ये क्या है? एक प्रोटीन है CFTR, एक ABC प्रोटीन है, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है. और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, जो इसके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस जीन में म्यूटेशन हो तो या तो ये डिफेक्टिव CFTR बनेगा या फिर कम्प्लीटली एब्सेंट होगा और इसकी वजह से सिस्टिक फिब्रोसिस होता है. ठीक है, तो दिस इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस. तो यहाँ पर जनरली अलग ABC जो बाकी के ABC ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ATP हाइड्रोलिसिस, ATP बाइंडिंग और ATP को हाइड्रोलाइज करके उससे जो भी एनर्जी डिराइव होती है उससे
आयंस का प्राइमरली स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे चैनल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको यूज करके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our next question is, which of the second question, which of the following statement regarding membrane transport is false? आपको membrane transport के बारे में wrong statement को बताना है यहाँ पर। The first statement is polar and charged solutes will not cross. Polar and charged solutes will not cross cell membranes effectively without specific protein carriers. जो polar और charged molecules हैं वो मेम्ब्रेन को बिना किसी प्रोटीन कैरियर के क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, किसको ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत है, किसको ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं है। तो एवरी मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स को छोड़कर दे नीड प्रोटीन कैरियर्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको प्रोटीन कैरियर्स की ज़रूरत नहीं होती है? जैसे कि गैसेस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स में आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होते हैं। वाटर के लिए भी जो आपकी मेम्ब्रेन है वो मॉडरेटली परमिएबल होती है क्योंकि वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस, जैसे कि सोडियम आयन, potassium ions, all the ions they are charged. Polar molecules like glucose. ठीक है, so these molecules, sugars, they are polar. So these molecules they cannot cross the membrane. They need specific protein carrier. जैसे कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए आपको क्या चाहिए? ग्लूट चाहिए या फिर SGLT चाहिए। सोडियम, ये जो आयंस हैं चार्ज मॉलिक्यूल, इनके लिए क्या चाहिए आपको? आयंस चाहिए। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। पोलर एंड चार्ज सॉल्यूट्स जो हैं ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं विदाउट अ स्पेसिफिक प्रोटीन। हमें क्या बताना है? फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज each protein carrier will only bind and transport one or a few very similar type of solute. हर प्रोटीन कैरियर मतलब यहाँ ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं। कैरियर मतलब क्या? ट्रांसपोर्टर। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टर्स को हम क्या कहते हैं? कैरियर्स भी यू कैन से। सो ईच प्रोटीन कैरियर विल ओनली बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट वन टाइप ऑफ सोल्यूट। हर जो ट्रांसपोर्टर है, सपोज आप किसी भी ट्रांसपोर्टर को ले लो, जैसे कि हमने ले लिया ग्लू ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, तो ग्लू ट्रांसपोर्टर फॉर एग्जांपल आप किसी भी ट्रांसपोर्टर को ले सकते हैं। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लूकोज या जो रिलेटेड शुगर्स हैं। सो व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग that each protein carrier will bind and transport one or a few very similar, wait a minute, okay, so each protein carrier will bind and transport one or a few very similar type of solute. तो जैसे कि हम एक प्रोटीन कैरियर का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रांसपोर्टर का एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूट, और ग्लूट जो है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लूकोज स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज या जो रिलेटेड शुगर्स हैं सिर्फ उनका ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जितने भी प्रोटीन कैरियर्स हैं दे शो स्पेसिफिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दे शो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Third is sugars such as glucose are always transported by active transport. Glucose are always, you should notice these words, always, never, these blunt words, maybe always, never, when they use these words तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। Always transported by active transport rather than by facilitated diffusion carrier. व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है रादर देन बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैरियर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस एक वीडियो में डिस्कस किया था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के बारे में, और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है, वेट अ मिनट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट दो तरीके के ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है।
glucose transport is mediated by glucose transport is mediated by two type of transporters. Which type of transporters? The two type of transporters are GLUT transporters and second is sodium glucose linked transporter, SGLTs. So these GLUTs and SGLTs. GLUT जो ट्रांसपोर्टर है ये किस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यूनिपोर्टर कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू करता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। एंड SGLT बेसिकली ये सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर है, ये एक सिम्पोर्टर है। ओके और ये जो है ये किस प्रोसेस के थ्रू? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू करता है और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करता है। ठीक है, तो दिस ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय बोथ द प्रोसेसेस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स पूछा है, तो करेक्ट क्या है इसमें आपका? थर्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो राइट, व्हाट इज राइट? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट SGLT के थ्रू होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ग्लूट के थ्रू होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, fourth option is ions are typically transported by special proteins. ions का ट्रांसपोर्ट स्पेशल प्रोटीन्स के थ्रू होता है जिनको हम क्या कहते हैं? चैनल्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Okay, third question. The third question is sodium potassium ATPase is a tetramer. Sodium potassium ATPase ये पंप की बात कर रहे हैं। Sodium potassium ATPase is a tetramer क्योंकि ये 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। On which of the following सब यूनिट्स are sodium and potassium binding sites present? तो इन सिंपल आपसे ये पूछा है कि सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम और पोटेशियम के लिए बाइंडिंग साइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो हमने जो वीडियो पंप्स पे डिस्कस किया था उस वीडियो में हमने देखा था कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट। ओके, सो इन द सोडियम पोटेशियम पंप वी हैव 2 सब यूनिट्स, alpha subunit and beta subunit. So this is the, let me make a rough kind of diagram so that you will have, इन सबयूनिट्स के बारे में हमने प्रीवियस एक वीडियो में डिस्कस किया है, you can watch that video. So this is the beta subunit and this is the alpha subunit. Here we have, let me make this diagram. So these are the domains. So this is the beta subunit. These two are the beta subunits and this one is alpha subunit. Okay, so to alpha to beta subunits आपसे पूछा है कि सोडियम और पोटेशियम के लिए बाइंडिंग साइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर ये सोडियम के लिए ये बाइंडिंग साइट, ठीक है, 3 सोडियम बाइंडिंग साइट्स एंड पोटेशियम के लिए 2 बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, इस तरीके से। तो सोडियम आपका कहाँ बाइंड करता है? यहाँ पर बाइंड करता है। पोटेशियम कहाँ बाइंड करता है? यहाँ पर बाइंड करता है। ठीक है, और ये कौन सी सब यूनिट में प्रेजेंट है? नाउ यू कैन टेल, अल्फा सब यूनिट में। ठीक है, तो ये दोनों ही बाइंडिंग साइट सोडियम और पोटेशियम के लिए कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? Both the binding sites for sodium and potassium are present on the alpha subunit of the pump. ठीक है, and this subunit is called the catalytic subunit and this one is the regulatory subunit. ठीक है, पंपिंग जो है किसके थ्रू होती है? कैटालिटिक सब यूनिट के थ्रू होती है। बीटा सब यूनिट का एज सच पंपिंग प्रोसेस में कोई रोल नहीं होता है।
बाइंडिंग साइट भी अल्फा सब यूनिट में ही प्रेजेंट होती है। बीटा सब यूनिट का रोल सिर्फ फोल्डिंग में और रेगुलेटरी इसका रोल होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बोथ on alpha subunit. Okay, next question. So the next question is, this question is also based on the sodium potassium pump. The sodium potassium ATPase pumps found on the plasma membrane of most animal cells. A mutation, so this pump is present in most animal cells. We know कि sodium potassium pump, how much important this pump is, because this maintains the gradient, it maintains the cell volume and many other function. नर्व सेल कंडक्शन के लिए भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। म्यूटेशन अगर हो इसमें, कहाँ पर? इंट्रिंसिक फॉस्फोराइलेशन साइट ऑफ द पंप इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस पंप में फॉस्फोराइलेशन साइट होती है। ओके, सो लेट मी क्लियर कि वेयर इज दिस साइट प्रेजेंट इन दिस पंप, एंड अगर उस साइट में म्यूटेशन हो गया तो व्हाट विल हैपन। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि म्यूटेशन अगर हो जाए इंट्रिंसिक फॉस्फोराइलेशन साइट में, इस पंप की इंट्रिंसिक फॉस्फोराइलेशन साइट में, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट। फर्स्ट इज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम ओनली, कि सोडियम का आउटवर्ड मूवमेंट अफेक्टेड होगा, ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम ओनली, पोटेशियम का इनवर्ड मूवमेंट अफेक्टेड होगा, बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। एंड फोर्थ इज हैज नो इफेक्ट ऑन पंप एक्टिविटी बट अफेक्ट्स इट्स स्टेबिलिटी। फोर्थ स्टेटमेंट इज कि पंप की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी जो है दैट विल बी अफेक्टेड। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर इज दिस इंट्रिंसिक फॉस्फोरिलेशन साइट प्रेजेंट इन द पंप। सो लाइक दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। यहाँ पर व्हाट आर दीज आर द डोमेन्स, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ डोमेन्स प्रेजेंट इन दिस पंप। ओके, एंड हमने पंप्स का जो पे जो वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि 2 तरीके के डोमेन्स होते हैं। जैसे कि जो आपकी अल्फा सब यूनिट है, दिस इज द अल्फा सब यूनिट, दिस सब यूनिट जहाँ पे सोडियम पोटेशियम आयन बाइंड करते हैं, सो दिस सब यूनिट इज अल्फा सब यूनिट। एंड यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, सो दिस इज द मेम्ब्रेन, सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, this is the plasma membrane, and this membrane, this part, so basically this part of the pump is this is the transmembrane domain, and this part, this is the cytosolic domain. Okay, so location की basis पे इस तरीके से cytosolic और plasma membrane domain present है। Now in the cytosolic side you can see these 3 domains are present. So what are these 3 domains? Okay, so this one is the N domain, and this one is the A domain, and this one is the P domain. Okay, so why this domain is called P domain? This N domain is the nucleotide binding domain, or you can say ATP binding domain. So इस N domain पे ATP will bind, ठीक है, and this P domain contains an aspartate amino acid, aspartate residue, which is highly conserved residue. Okay, and phosphorylation takes place as this domain on the aspartate residue, and that is why this domain is called the P domain. Okay, and this is the A domain. Okay, now these 3 domains, out of these 3 domains, this phosphate domain, this is our main concern. यहाँ पे ATP की बाइंडिंग होगी, और इस फॉस्फेट डोमेन पे जब ATP का हाइड्रोलिसिस होगा तो इस फॉस्फेट जो आपका P डोमेन है उसके स्पार्टेट रेसिड्यू पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ओके, एंड दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड द P डोमेन। तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। फॉस्फोरिलेशन का क्या रोल देखा था हमने? फॉस्फोरिलेशन की वजह से ये जो हमने पढ़ा था कि ये जो पंप है ये 2 कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, E1 और E2, ठीक है। जब फॉस्फोरिलेशन होता है तो कॉन्फॉर्मेशन स्विच होता है, और कॉन्फॉर्मेशन स्विच होने की वजह से क्या होता है? शेप चेंज होना। शेप चेंज होगा तो सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए जो बाइंडिंग होती है वो इसकी चेंज होती है। जैसे सोडियम की बाइंडिंग हुई, फॉस्फोरिलेशन होगा, फॉस्फोरिलेशन होने की वजह से
पंप का शेप चेंज होगा और चेंज होगा, फिर पोटेशियम की बाइंडिंग होगी, पोटेशियम की बाइंडिंग डिफॉस्फोराइलेट करेगी पंप को, डिफॉस्फोराइलेशन होने की फिर क्या होगा, फिर पंप का जो कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा, तो ये E1 और E2 दो कॉन्फॉर्मेशन में स्विच करता है। और कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, सोडियम फॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन की वजह से। तो अगर फॉस्फोरिलेशन साइट में ही अगर म्यूटेशन हो जाए तो जो मूवमेंट है दोनों, सोडियम का भी और पोटेशियम का, दोनों का मूवमेंट अफेक्टेड होगा। ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। पोटेशियम का मूवमेंट किधर होता है, पोटेशियम का जो मूवमेंट है, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में। और पंप्स कैसे काम करते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मूवमेंट कहाँ से होगा, साइटोसोल यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। और पोटेशियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, कम होता है, तो इसका मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन से डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फोरिलेशन कहाँ पर होता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन is कि the cell maintains a high concentration of protons inside the lysosome because of high concentration of protons, hydrogen ions inside the lysosome। ये किसकी वजह से होता है, लाइसोसोम में हमने पढ़ा था, you can tell me कि which pump is responsible। In the video lecture of pumps we discussed about the pumps and there is a type of pump जिसको हम क्या कहते हैं, proton pump। So there are two proton pumps, V and F। So which pump is present, V pump। So here the V pump is present and this V pump puts the hydrogen ions inside the lysosome। तो ये V pump क्या करता है, this is V pump। ओके, तो लाइसोसोम के ल्यूमेन में ये प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो और बिकॉज दिस इज अ पंप, सो इफ दिस इज अ पंप, दिस पंप we know कि all pumps are ATP powered, so they use the energy from the hydrolysis of ATP। So second is the correct answer, ATP powered proton pump। Which pump, V pump in the lysosomal membrane। This is the membrane of lysosome, or in the lysosomal membrane we have this V pump। Okay, and which domain, these are the two domain, V0 and V1। and why these statements are wrong, first statement let's आप लोगों को ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए एंड इट विल गिव यू सम आइडिया कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग क्यों है। लाइक एंटीपोटर इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, एंटीपोटर इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। एंटीपोटर का मतलब क्या होता है, वो तो एंटीपोटर मतलब जैसे मेम्ब्रेन में एक एंटीपोटर, ये एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, तो एंटीपोटर का मतलब ये होता है को ट्रांसपोर्ट, कि मतलब एक तरफ एक सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो, दूसरी तरफ दूसरे सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, तो ये को ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर दो सॉल्यूट का एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन पंप है उसके थ्रू सिर्फ किसका होता है, हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज रॉन्ग। थर्ड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटॉन चैनल इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटॉन चैनल, चैनल नहीं होता है, ये जो प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो पंप के थ्रू होता है। दिस इज वी पंप। और पंप जो है वो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का जो मोड है वो यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव में भी कौन सा, प्राइमरी एक्टिव। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा और चैनल के थ्रू नहीं होगा। फोर्थ इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटॉन यूनिपोर्टर। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो होगा ही नहीं। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, ATP driven pumps hydrolyze ATP to ADP and phosphate and use the energy released to pump ions or solute across a membrane। There are many classes of these pumps and representative of each are found in all prokaryotic and eukaryotic cells। Which of the following statements about these pumps is not correct। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है क्वेश्चन में कि एटीपी ड्रिवन पंप्स जो हैं एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको यूज करते हैं आयंस को
और सोल्यूट्स को पंप करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ऐसे कई क्लासेस होती हैं पंप्स की, देयर आर मेनी क्लासेस ऑफ दीज पंप्स, और हर क्लास का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के एक वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया था। पी पंप, वी पंप, F pump and ABC transporters. These are the 4 type of pumps. ठीक है, तो ये these are the classes of pumps, और हर पंप का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कई रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जैसे कि पी पंप का एग्जांपल हमने देखा था, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, प्रोटॉन पंप। वी पंप का प्रोटॉन पंप जैसे कि लाइजोसोम्स में अभी हमने देखा। एफ पंप जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। एबीसी ट्रांसपोर्टर के हमने अभी एक एग्जांपल देखा, CFTR, और भी कई एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ओके, सो नॉट करेक्ट। पंप्स के बारे में विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फॉल्स? तो फर्स्ट इज पी टाइप पंप्स आर मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, यस। दिस पंप्स आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच phosphorylate themselves during the pumping and involved in ion transport. So पी टाइप जो पंप्स हैं आपके, दिस स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, पी टाइप पंप क्यों कहते हैं मैंने, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेट करते हैं खुद को, आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई है इसमें कि ये जो पी, वी और एफ पंप जो हैं, ये एक्सक्लूसिवली किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये आयंस का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट प्राइमरीली स्मॉल मॉलिक्यूल्स। आयंस का भी करते हैं, बट प्राइमरीली स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप के जो पंप्स हैं, वेट अ मिनट, F type pumps. F type pump, they normally use the hydrogen ion gradient across the membrane to drive the synthesis of ATP. और इसको हम क्या कहते हैं, इस पंप हमने डिस्कस किया था, ATP सिंथेज हम इसको कहते हैं, इस ठीक है, ATP सिंथेज, इसका एग्जाम्पल हमने किसमें देखा था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि ये हाइड्रोजन आयन, दिस एफ पंप और वी पंप दोनों प्रोटॉन्स की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। बट एफ पंप और वी पंप में क्या डिफरेंस है, एफ पंप जो है वो एटीपी का सिंथेसिस करता है, बाकी के सारे पंप्स एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे जो सोल्यूट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। लेकिन ये एफ पंप जो है वो एटीपी का सिंथेसिस करता है। जो भी एक्सेप्शंस हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने CFTR में देखा था कि बाकी के सारे ABC ट्रांसपोर्टर्स से वो कैसे डिफरेंट है। एफ पंप जो है और वी पंप दोनों प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे एफ पंप एटीपी का सिंथेसिस करता है यूजिंग द हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट। ओके, थर्ड इज वी टाइप। V-type pump normally use voltage gradient for transport of small molecule. तो क्या क्या रॉन्ग है इसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, वेट अ मिनट। सो अभी हमने देखा इन प्रीवियस क्वेश्चन सी, सो दिस इज अ वी पंप, ओके, एंड ये किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन का। और एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ पर यू कैन सी कि एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड, और इससे जो एनर्जी जनरेट होती है उससे ये हाइड्रोजन आयंस का, प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस स्टेटमेंट वी टाइप पंप, सो बेसिकली दिस इज अ वी टाइप पंप एंड तो वोल्टेज ग्रेडियंट को यूज नहीं करता है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Fourth is ABC transporters primarily pump small molecules across cell membrane. तो I just told you कि ABC transporters जो हैं ये primarily small molecules का transport करते हैं। ठीक है, largest family of transporters. Okay, next question. Seventh, ATP binding cassettes, ABC transporters. तो ABC transporters जो हैं all are P glycoprotein. Second is found only in eukaryotes. Third is are both membrane spanning transporter domain that recognize substrate and ATP binding domain. And fourth is dephosphorylation of, oh wait a minute, sorry. Fourth is affect translocation by forming channels. So
First is all are P glycoprotein. No, this is wrong. Found only in eukaryotes. No, they are also found in prokaryotes. Bacteria में भी present होते हैं. Third is are both membrane spanning transporter domain. तो हमने पंप्स पे जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था एबीसी ट्रांसपोर्टर. चारों हमने पंप्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि इस तरीके से. इफ यू डोंट रिमेंबर तो यू कैन गो बैक एंड चेक द डायग्राम. तो इस तरीके से यहाँ पर दो डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं. ये टी डोमेन, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, एंड दिस इज द साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है. और ये आपका यही एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है, एटीपी बाइंडिंग डोमेन. ओके, सो क्या लिखा है थर्ड स्टेटमेंट? बोथ मेम्ब्रेन स्पेनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन, मेम्ब्रेन स्पेनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन. तो मेम्ब्रेन स्पेनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन यू कैन टेल दिस इज द मेम्ब्रेन स्पेनिंग. मेम्ब्रेन स्पेनिंग क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन को स्पेन कर रहा है. दिस इज द मेम्ब्रेन स्पेनिंग, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इसलिए मेम्ब्रेन स्पेनिंग ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन. एंड that recognize substrate and ATP बाइंडिंग डोमेन. तो एक ट्रांसपोर्टर डोमेन हो गया और इसी ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के थ्रू, सॉरी दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और इसी के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, दिस ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन. साइटोसोलिक डोमेन का क्या रोल है? दिस इज द साइटोसोलिक डोमेन. तो साइटोसोलिक डोमेन का यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग और हाइड्रोलिसिस होगा. और ये जो डोमेन है आपका, दिस इज द ट्रांसपोर्टर डोमेन. तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन भी है और इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी होता है. तो ये ट्रांसपोर्टर डोमेन, ठीक है, दिस इज द ट्रांसपोर्टर डोमेन. और यहाँ पे ये वाला आपका दिस इज साइटोसोलिक डोमेन, यहाँ पे दिस इज द एटीपी बाइंडिंग डोमेन. सो दिस स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. Okay, fourth, affect translocation by forming channel. This is wrong. कुछ EBC ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो चैनल्स की तरह काम करते हैं. कौन से? CFTR. बट सारे के सारे नहीं. हमने पढ़ा था CFTR जो है वो चैनल की तरह काम करता है. तो ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है. ओके, फोर्थ वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन. इंसुलिन इंक्रीजेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन मसल सेल्स बाय. तो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के बारे में. ओके, एंड ट्रांसपोर्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, किन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है. तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स एंड SGLT. तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन इट इंक्रीजेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन मसल सेल्स. तो आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना है. किन सेल्स की बात कर रहे हैं? मसल सेल्स. कौन सा ट्रांसपोर्ट? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ओके, एंड इंसुलिन. अब आपको क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? फॉस्फोराइलेशन. फर्स्ट इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. मतलब इंसुलिन जो है, कोई अगर मसल सेल है, सपोज यहाँ पर एक मसल सेल है, दिस इज अ मसल सेल, और इस मसल सेल के अंदर हमें क्या करना है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है. और ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन फैसिलिटेट करेगा? इंसुलिन. यानी इंसुलिन will facilitate the glucose transport into this muscle cell. But तो पूछा गया क्वेश्चन में, ये कैसे करेगा? How the insulin will facilitate the transport of glucose in the muscle cell, in a muscle cell. First is phosphorylation of glucose transporter. ये क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सपोज यहाँ पर हम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं. तो लेट्स make a diagram of it. Suppose here we have a muscle cell. Okay, here we have a, this is a muscle cell. Okay, and then we have a transporter. So this is a transporter. Okay, this is a GLUT transporter, and इसके थ्रू इस मसल सेल में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा. Okay, so the glucose will be transported into this muscle cell, and who will facilitate? Insulin. Insulin, this
transport is facilitated by insulin. Now the question is asking कि कैसे ट्रांस फैसिलिटेशन होगा। या तो जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूट क्या है, दिस इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, दिस इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूट को फॉस्फोराइलेट कर दे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेम। सेकेंड इज ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर containing endosomes into the cell membrane. So read this option, this statement carefully. Translocation of glucose transporter containing endosome into the cell membrane. कहने का मतलब ये है कि suppose we have a, wait a minute, translocation, suppose we have this membrane, this is the plasma membrane of a muscle cell, and the statement is saying we have this endosome, an intracellular organelle, and this endosome contains a glucose transporter. This endosome contains a glucose transporter. So this glucose transporter which is present in the endosome, endosome will be translocated into the plasma membrane. Translocation into cell membrane. और ये कौन करेगा, किसके रिस्पॉन्स में होगा, ये होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंसुलिन के रिस्पॉन्स में. So the insulin will cause the glucose transporter to be translocated in the plasma membrane, और ये जो glucose translocator है वो यहाँ पर translocate हो गया, glucose transporter. Okay, so this is the second statement. Third statement is inhibition of synthesis of mRNA for glucose transporter. कि जो mRNA है उस जिससे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो mRNA इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको इनहिबिट कर दिया जाए. फोर्थ इज डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हमने फॉस्फोराइलेट किया था, तो इसको हम फॉस्फेट को रिमूव कर दें, डीफॉस्फोराइलेशन कर दें. तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. हमने ग्लूट में पढ़ा था बेसिकली कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके थ्रू होता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू. और ये किसकी बात कर रहे हैं, मसल सेल. हमने पढ़ा था ग्लूट जो है, ग्लूट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. ठीक है, यू कैन गो बैक एंड चेक दैट वीडियो कि मसल सेल्स में कौन सा ग्लूट प्रेजेंट होता है. सो ग्लूट 4 इज प्रेजेंट इन द मसल सेल्स. और कौन सी टिश्यूज में होता है, ये फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यूज. तो ग्लूट 4 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्लूट्स. ग्लूट 4 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्लूट्स. कैसे डिफरेंट होता है ये, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना. जो ग्लूट 4 होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्सेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनिशियली प्रेजेंट नहीं होता है. ये कैसा है, ये किस तरीके का ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ये आपका इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एन इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. सो दिस इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंट्रासेलुलर जो ऑर्गेनल है एंडोजोम, ये उस वेसिकल की, ये इस ऑर्गेनल की, इस वेसिकल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. इंट्रासेलुलर वेसिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर. ठीक है, इनिशियली ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सप्रेस नहीं होता है. इंसुलिन के रिस्पॉन्स में इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन यहाँ पे सपोज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं. दीज आर इंसुलिन रिसेप्टर्स एंड these insulin receptors will bind to the इंसुलिन. ठीक है, और जब इंसुलिन बाइंड करता है इन इंसुलिन रिसेप्टर्स से, और ये इंसुलिन रिसेप्टर्स किस सेल में प्रेजेंट है, हम किस सेल की बात कर रहे हैं, मसल सेल की. तो सपोज दिस इज अ मसल सेल, दिस इज अ मसल सेल. और इस सेल में अगर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इंसुलिन क्या करेगा,
इंसुलिन विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स, ये इंसुलिन है, इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर, इंसुलिन की बाइंडिंग होगी और ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस एंडोसोम की मेम्ब्रेन में, इनका क्या होगा, यहाँ से ट्रांसलोकेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो नाउ यू कैन से which is the correct answer, B. Okay, so translocation of glucose transporter containing endosome into the cell membrane. इंसुलिन इंक्रीजेज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, दीज ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, इनके थ्रू अब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा और ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज इनटू एंटेरोसाइट्स इज मीडिएटेड बाय। तो एंटेरोसाइट्स में फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया। यू कैन सी ग्लूकोज एंड रिलेटेड ट्रांसपोर्टर्स पे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो फ्रक्टोज जो है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ये आपसे पूछा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज इनटू एंटेरोसाइट्स इज मीडिएटेड बाय। तो मैंने आपको बताया था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूट प्रेजेंट, ठीक है, आउट ऑफ विच आई टोल्ड यू कि ग्लूट 5 जो है, दिस ग्लूट इज स्पेसिफिक फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो एंटेरोसाइट्स क्या होती हैं, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं, ये इंटेस्टाइनल सेल्स, इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग की सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटेरोसाइट्स। और एंटेरोसाइट्स में फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, ग्लूट 5 के थ्रू। तो ग्लूट 5 जो है स्पेसिफिक है, इसके थ्रू फ्रक्टोज का ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, SGLT1 ये तो सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर है, ये को ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। और फ्रक्टोज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक यूनिपोर्टर के बारे में पूछ रहा है, दिस इज रॉन्ग। SGL2 भी नहीं होगा क्योंकि हाँ ये सोडियम लिंक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और ग्लूट 4 के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ग्लूट 4 के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th question, transport of water across aquaporins is regulated by the presence of which of the following sequence of the 3 highly conserved amino acid। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है एक्वापोरिन्स पे, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है अक्रॉस, वेट अ मिनट, देयर इज सम across the membrane, must be there is some mistake over here. The transport of water across membrane is regulated by the aquaporins, ठीक है, there is some mistake in the question. वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन किसके थ्रू होता है, एक्वापोरिन्स के थ्रू होता है। एंड इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है इन एक्वापोरिन्स को, बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 हाईली कंजर्व्ड अमीनो एसिड्स। 3 हाईली कंजर्व्ड अमीनो एसिड्स हैं, उनके थ्रू इसका रेगुलेशन होता है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि एक्वापोरिन्स जो हैं उनमें क्या होती हैं आपकी, कैसा स्ट्रक्चर होता है एक्वापोरिन्स का, दे आर स्मॉल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होती हैं, दे आर टेट्रामर्स, ठीक है, एंड इंडिविजुअल मोनोमर्स, दे आर मेड अप ऑफ 6 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस। तो you can go back and check that video in which we discussed about the structure of aquaporins, जिसमें इस तरीके से आपके ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होती हैं। वेट अ मिनट, okay, well, let me draw a rough diagram of this structure. So this is the structure of monomer. So these are the helices, transmembrane helices, 1 2 3 4 5 and this one 6. So 1 2 3 4 5 and 6. So these are the 6 transmembrane alpha helices, and we know that these are connected by the interhelical loops. So here we have
So these are the interhelical loops, and this is the N terminal, this is the C terminal. So this is the structure of a monomer, and ऐसे चार जो मोनोमर्स हैं वो एक टेट्रामेर के स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये वाटर चैनल्स फॉर्म करते हैं और वाटर चैनल्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेसिकली एक्वापोरेंस जो है वाटर चैनल्स की तरह काम करते हैं। नाउ कहाँ पे ये 3 हाईली कंजर्व्ड अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? यू कैन सी हियर these are loops, इनको हम क्या कहते हैं? इंटरहेलिकल लूप्स। तो ये जो इंटरहेलिकल लूप है, दिस इज लूप ए, बी, सी, डी एंड ई। दीज आर 5 इंटरहेलिकल लूप्स। और ये जो लूप बी है और ये जो लूप आपका ई है, यहाँ पे 3 हाईली कंजर्व्ड अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं NPA मोटिफ। Okay, so what is this NPA motif? The NPA motif is 3 amino acid residues: asparagine, proline and alanine. Asparagine, ASN, proline and alanine. You can say, okay, what is the sequence? NPA, N for asparagine. So here we have asparagine, proline and alanine. तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, NPA याद रखिए, so you can remember this. Okay. Next question, 11th question. So this question is about, once again, the glucose transporters. Drawn below is an intestinal epithelial cell. यहाँ पर आपको एक intestinal epithelial cell दी गई है, performing the absorption of digested monosaccharides. तो ये क्या कर रहे हैं? इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? जो भी डाइजेस्टेड जो आपके मटेरियल है फिर उसको अब्जॉर्प्शन करना डाइजेस्टेड मटेरियल का, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मोनोसेक्राइड्स फ्रॉम द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स इंजेस्टेड। जो भी डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट किया है उसमें से अब्जॉर्प्शन करना, स्पेसिफिकली मोनोसेक्राइड्स के अब्जॉर्प्शन की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द ब्रश बॉर्डर, दीज आर माइक्रोविलाई प्रेजेंट। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टर A, B and C in the figure above and the transported monosaccharide is correct. ओके, तो आपको करेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस बताना है। फ्रक्टोज यहाँ पर एक A दिस ट्रांसपोर्टर, B दिस ट्रांसपोर्टर एंड C दिस ट्रांसपोर्टर। ओके, तो यहाँ पे 3 ट्रांसपोर्टर्स हैं, यू कैन सी 3 ट्रांसपोर्टर्स। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये कौन सा ट्रांसपोर्टर है? ए। बी ट्रांसपोर्टर का नाम बताना है आपको, सी ट्रांसपोर्टर। ये सारे ट्रांसपोर्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में, और आपको मैच करना है। ओके, सो जो दिस ट्रांसपोर्टर ए, इसके थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट। और अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है, दिस क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज इनटू एंटेरोसाइट्स इंटेस्टाइनल सेल्स इज मीडिएटेड बाय, क्या चूज किया था हमने? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। ओके, तो यहाँ पर ये कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा? दिस इज ग्लूट 5। ओके, तो ए का क्या होगा? ग्लूट 5। तो फर्स्ट ऑप्शन में यू कैन सी, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो दिस इज करेक्ट। ए जो है वो आपका ग्लूट 5 है। ग्लूट 5 के थ्रू एक्सक्लूसिवली फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है, इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है। बी क्या है? बी इज SGLT1। सो दिस बी, इसके थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम और साथ में ग्लूकोज दोनों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेम डायरेक्शन में। इसको हम क्या कहते हैं? SGLT1। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स पे जो हमने वीडियो डिस्कस किया था, हमने जो देखा था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कितने तरीके के होते हैं, इसमें हमने पढ़ा था SGLT, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर, या इसको सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर भी कहते हैं हम, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ओके, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, ये क्या है? SGLT1। बी क्या है? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1। एंड द थर्ड वन C,
सी के थ्रू ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में से ब्लड के अंदर, और ये कौन सा ट्रांसपोर्टर है आपका, दिस इज GLUT2। तो GLUT2 के थ्रू ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज का भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन GLUT5 के थ्रू सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज GLUT2। So these are some previous year questions based on membrane transport. I hope you understood. अब इन सारे questions को आप फिर से लीजिए और फिर try to solve them. Okay? Thanks for watching.